हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हमारे डिस्कशन में, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम था आपका पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज। तो इसमें हमने देख लिया था कि हेल्थ और एजुकेशन यदि सभी व्यक्तियों को दी जाए तो जो लाइबिलिटी है उसको असेट में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स, कई चीज़ें हमने उसमें एग्जांपल देखे थे। दो लड़कों के हमने एग्जांपल देखे थे कि किस तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट व्यक्ति को आगे की जो विशियस उसकी साइकिल है उससे उबार सकता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन और वुमेन, बाय मैन एंड वुमेन। देखो, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर देश, कंट्री, राज्य, विलेज, कुछ भी ले लो, उसमें जितने भी लोग अलग अलग जो एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग जो कार्यकलाप करते हैं जिससे उनका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है, उनको बेसिकली 3 सेक्टर में बांटा जाता है। जैसे पहला सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी, तीसरा आपका हो गया टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर्स, ये सेक्टर हो गए इकोनॉमी के। इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं, यानी विभिन्न जो एक्टिविटी, जो विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, उनको इनमें से किसी न किसी सेक्टर में जरूर रखा जाएगा। जैसे आप एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनको रखा जाएगा इसमें, एग्री को इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें रख सकते हैं फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फिशिंग के अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, वो सब इसमें रखे जाएंगे। उसके बाद में दूसरे सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे रॉ मटेरियल आपको मिला यहाँ प्राइमरी सेक्टर से, जैसे गेहूं मिला या आयरन अयस्क मिला, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आपने उसको तब्दील कर लिया। जैसे आयरन को स्टील में तब्दील कर दिया, गेहूं के आपने ब्रेड वगैरह बना ली। तो ये जो चीज़ होता है, ऑयल सीड्स का आपने ऑयल बना लिए, तो ये सब चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किस में रखी जाएगी? सेकेंडरी में। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होममेड भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, और फैक्ट्रीज में भी हो सकती है। समझ में आ गया? अब तीसरा टर्सरी सेक्टर। देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, सपोर्ट करता है ये इन दोनों सेक्टर का। इन दोनों सेक्टर का कैसे सपोर्ट करेगा? जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या ये बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा दूसरा आपका हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलावा आपका हो गया बैंकिंग, उसके बाद में आपका हो गया इंश्योरेंस, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन। जो सर्विस होती हैं, जो सर्विस, उसी को बोला, उन सब चीज़ों को रखा जाता है इसमें टर्सरी सेक्टर में। अब आप हर व्यक्ति की एक्टिविटी को इन तीनों किसी सेक्टर में रख सकते हैं। यदि आप बारीकी से इन चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे और समझेंगे, एसेस करेंगे, तो इसमें आप इनको रख सकते हैं। इसको बोला जाता है एग्रीकल्चरल या अलीड सेक्टर। इसको बोला जाता है इंडस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें फोकस करता है। इसमें हो गया आपका सर्विस सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर को मिलाकर, ये तीनों जो सेक्टर हैं 1 2 3, इनको मिलाकर जो भी आदमी एक्टिविटी करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, उससे होगा क्या? उससे होगा कुछ प्रोडक्शन। क्या होगा उससे? प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन होता है, इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ आदमी किसान जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके कुछ गेहूं वगैरह, चावल वगैरह या कुछ रॉ मटेरियल पैदा कर रहा है, तो गुड्स पैदा हुआ कि नहीं हुआ? उसी गुड्स को यहाँ रिफाइन किया गया, मैन्युफैक्चर्ड किया गया, तो गुड्स फाइनल गुड्स बना। यहाँ से सर्विस जनरेट हो रही है, तो ये गुड्स और सर्विस का इसमें प्रोडक्शन होता है। तो ये जो एक्टिविटी जो होती हैं ये सारी मिलाकर इनको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनसे होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से रेवेन्यू का जनरेशन होगा, और ये जो रेवेन्यू जनरेशन होगा इससे किसी भी देश की नेशनल जो इनकम है उसमें ऐड किया जाता है। यानी इन सारी एक्टिविटी को मिलाकर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होगा उसको मिलाकर ही किसी देश की क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम में थोड़ा बहुत फायदा नहीं बल्कि पूरा फायदा इसमें किया जाता है। नेशनल इनकम वही होगी जो ये सारे मिलाकर करेंगे। इसमें और भी चीजें जीडीपी वगैरह, जीएनपी वगैरह, वो फोकस ना कर अभी हमारा प्राइम फोकस है पीपल एंड रिसोर्सेज पे। चलो ठीक है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनको दो तरह से बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? एक तो होंगी मार्केट एक्टिविटी इकोनॉमी के लिए, दूसरा आपका होगा नॉन मार्केट। अब इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ बच्चे आराम से कर सकते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखो, मार्केट एक्टिविटीज का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति यदि मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको निश्चित मात्रा में कुछ पेमेंट मिलेगा उसको। इस पेमेंट को बोला जाता है रिम्यूनरेशन। क्या बोला जाता है इसको? रिम्यूनरेशन। कुछ ना कुछ उसको पैसा मिलेगा वापस, उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसमें कुछ पैसा लेके वो और कुछ एक्टिविटी करेगा, तो ये कोई भी काम करेगा उसमें ये चीजें मिलती हैं, पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है उसमें। दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटी। इस प्रकार की एक्टिविटी में सिर्फ उन चीजों का प्रोडक्शन होता है जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए उपयोगी है। सेल्फ कंजम्पशन ओनली, मतलब इसमें किसी प्रकार का रेवेन्यू नहीं मिलेगा आपको, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, कोई आदमी बाहर गया फैक्ट्री में जाकर यदि वो लेबर का काम कर रहा है तो उसको कुछ पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उसको मार्केट में रखेंगे। वहीं एक परिवार है, उसके पास कुछ निश्चित जमीन है, इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, और लास्ट में जो गुड्स पैदा होता है, गुड्स या सर्विसेज जो भी पैदा की जाती हैं, उससे सिर्फ घर का काम ही चलेगा, सेल्फ कंजप्शन नहीं हो पाएगा। तो हुआ कुछ रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ, तो इसको हम रखेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। अब इसमें एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में कि ये जो मार्केट एक्टिविटीज है ना, इनमें ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है मेंस का, और इनमें पार्टिसिपेशन होता है किनका? वुमेन का। खैर चलो, ये मैंने वैसे आपको बताया, और डिटेल में इसको आगे हम देख लेते हैं। अब हम कुछ हमारी सोसाइटी का, क्योंकि सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है या कुछ ट्रेंड है या कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमारी सोसाइटी में क्या है कि लेबर डिवीजन है। इससे क्या मतलब हुआ? लेबर डिवीजन का मतलब क्या हुआ? लेबर डिवीजन का मतलब ये हो गया लेबर डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकली यानी पुराने समय से ये चला आ रहा है कि भैया ये जो काम है, पर्टिकुलर काम है, ये मेन ही करेंगे, ये वुमेन ही करेंगे। ऐसा पर्टिकुलर हमारे हिस्टोरिकल जो कल्चरली जो रीजन है उसकी वजह से ये चीजें प्रिवेल कर रही हैं। एग्जाम्पल की जैसे घर का काम होता है, जितना भी डोमेस्टिक वर्क होता है वो वुमेन करती है हमारे आजकल की सोसाइटी में। हालांकि एजुकेशन के प्रभाव से कुछ तब्दील हुआ है, लेकिन हम एक जनरल वे में डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वर्क ही करेंगी। इसके अलावा मैन जो होगा वो बाहर जाकर लेबर करेगा, कुछ और काम करेगा और कुछ पेमेंट लेगा, और उससे क्या करेगा? अपने घर को
चलाएगा, घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। इस वुमेन का जो डोमेस्टिक काम होता है उसमें आप कई तरह के काम जोड़ सकते हैं, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई रखना घर की, छोटे बच्चों का देखभाल करना, यूटेंसिल वगैरह को साफ करना, कपड़े वगैरह धोना, ये सारे काम इनके होते हैं। तो क्या इनको किसी प्रकार का कोई पेमेंट दिया जाता है? नहीं दिया जाता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी आइरनी तो ये है कि इनके द्वारा जो काम किया जाता है, इंपॉर्टेंट काम है वो, और उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसको जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन के द्वारा किया गया काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी ही चिंता का विषय है कि वुमेन इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा दिए गए योगदान को हमारी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता और ना ही दिखाया जाता है। हालांकि ये तो रहा ट्रेंड की बात, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। कैसे? एक्सेप्शनल केस की आप बात करें तो कुछ महिलाएं, जैसे बेसिक आप बात करें फिशिंग का, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था अभी पिछले वीडियो में कि ए और बी दो लोग होते हैं, उनमें से एक की मदर जो है वो घर में काम करती हैं, पिताजी बाहर जाते हैं, कुछ घर का खर्चा चला के, कुछ लोन लेके उसको पढ़ाई करवा के उसको कुछ डिप्लोमा करवा देते हैं कंप्यूटर का, फिर वो अपनी जॉब ले लेता है। वहीं दूसरा हमने डिस्कस किया था कि एक घर में बाप तो है नहीं, माँ और बेटा दोनों हैं। माँ काम करती है फिशिंग का, और जो फिश प्रोडक्शन जो होता है उसको बाजार में बेचकर वो अपने घर का गुजारा करती हैं। तो यहाँ जो काम होगा फिशिंग के द्वारा, जो रेवेन्यू जनरेशन या अपने परिवार के लिए जो काम किए जा रहे हैं, ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटीज जरूर महिलाओं के द्वारा की जाती हैं जिनको नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाएं जब डोमेस्टिक वर्क से हटकर बाहर यदि काम करती हैं, बाजार के लिए या लेबर मार्केट के लिए काम करती हैं, तो उनको इसमें ऐड किया जाता है। अब एक अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, चलो ये तो होगी बेसिक चीज। अब और एक चीज, जो इन लोगों की जो अर्निंग का डिटर्मिनेंट है, या जो इनको डिटरमाइन किया जाता है, वो किया जाता है दो स्तर पर। एक तो एजुकेशन और स्किल। महिला हो चाहे पुरुष हो, इन दोनों के द्वारा जो काम किया जाता है उसको निर्धारण करने के लिए जो आधार है, वो बेसिक आधार है एजुकेशन और स्किल। इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन यदि मैन से ज्यादा स्किल्ड और पढ़ी लिखी है तो उसको ज्यादा रिम्यूनरेशन मिलेगा। ये आधार हुआ कि नहीं? हालांकि ये आधार कहाँ चलता है? अर्बन एरिया में, और हमारे यहाँ बहुत कम इसका पार्टिसिपेशन है। लेकिन बात तो सही है कि यदि ज़्यादा एजुकेशन और स्किल यदि किसी के पास होगा तो उसका लेवल जो है, या उसका जो रिम्यूनरेशन या उसका जो नेशनल इनकम में योगदान है वो ज़्यादा होगा। वैसे हमारी सोसाइटी की हम बात करें तो वुमेन जो है, वुमेन एज कंपेयर टू मैन जो है, कम पढ़ी लिखी और कम स्किल्ड है। कम पढ़ी लिखी और यानी लेस एजुकेटेड, और अनस्किल्ड ज़्यादा है, यानी उनको किसी प्रकार की स्किल नहीं होती है जितनी कि पुरुषों को दी जाती है। ये सबसे बड़ी जेंडर पैरिटी है, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या है। तो बहुत बड़ा भाग महिलाओं का इस समस्या से ग्रसित है। हालांकि कुछ अर्बन एरिया में आज के ज़माने में अवेयरनेस आई है, सरकार ने भी ऐसे कदम उठाए हैं पिछले कई सालों से, 20, 30, 50 सालों से, जिससे क्या है कि महिलाओं के अपलिफ्टमेंट में कुछ योगदान दिया गया है। लेकिन फिर भी महिलाओं की और पुरुषों की तुलना यदि आज की सोसाइटी में की जाए तो बहुत ही बुरी स्थिति हमारे समाज में है। खैर चलो वापस बेसिक चीज पर आते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि एजुकेशन और स्किल जो है वो बेसिक डिटर्मिनेंट्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, बेसिक डिटर्मिनेंट्स, एजुकेशन और आपकी स्किल, एजुकेशन एंड स्किल। ओके,
दिक्कत क्या होती है कि जैसे मानो दो लोग हैं, एक मैन है एक वुमेन है, दोनों के पास समान डिग्री है, समान एजुकेशन है, फिर भी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे होता है कि मैन को वुमेन से ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस कर देता हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या दिक्कतें हैं। मैंने आपको कुछ दिक्कतें बताई। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत मेजॉरिटी जो पार्ट वुमेन का है उनको कम एजुकेशन और कम स्किल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनको जो है ना पेमेंट जो है ना वो लो दिया जाता है, पेड लो इनकम, कम इनको पैसा दिया जाता है एज कंपेयर टू मेन। इसके अलावा वुमेन्स को जो है ना जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो परमानेंट आपके उसमें जब तक कोई ऐसा कारण ना हो जहां से आपको हटाया जा सके, तो ये पूरी तरह जो एम्प्लॉयर है उस पर डिपेंड करता है, कभी भी उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो वुमेन्स के लिए जॉब सिक्योरिटी की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन भी इनको नहीं है, यानी कई तरह के ऐसे जॉब होते हैं जहां महिलाओं को लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। कई एक्टिविटी होती हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। इसके अलावा कई तरह के जॉब ऐसे होते हैं जहां इरेगुलर होते हैं। वो इरेगुलर मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे साल भर काम कर रहे हैं, इरेगुलरिटी के साथ उनमें लो इनकम भी होगी, लो पेमेंट भी होगा या लो इनकम भी उसमें होगी। इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं, कौन सी, मैटरनिटी जो बेसिक फैसिलिटी होती हैं, जैसे बेसिक फैसिलिटी क्या क्या हो सकती हैं महिलाओं के लिए। बेसिक फैसिलिटी मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव उनको नहीं दिया जाता। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम होती है, सोशल सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। ये कुछ समस्याएं मैंने आपको बताई। अब देखो ये होती कहाँ है, ये सारी समस्याएं होती हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज। दो तरह के सेक्टर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में, अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि यहाँ जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी, निश्चित पेमेंट नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम काम नहीं करेंगी, फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, लीव्स का प्रोविजन कम होगा, जितने दिन काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है, सब चीजों का एक ढर्रा होता है, एक बिल्कुल सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक वे में इसमें होता है। सिस्टमेटिक वे में जैसे जॉब सिक्योरिटी होगी कि बिना किसी कारण के आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, निश्चित लीव पैटर्न होगा, और सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम होती है महिलाओं के लिए, जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, इसके अलावा और सारी छुट्टी भी इसमें दी जाती है। तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये बेसिक अंतर होता है। तो ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात ये, हमारी देश की पॉपुलेशन का 90% भाग, मोर देन 90% भाग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो महज 7 से 8% ही कंट्रीब्यूट करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने के बाद में तो महिलाओं के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, या डिस्क्रिमिनेशन के लेवल में कमी होती है। लेकिन इसके लिए उनको, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने के लिए उनको हाई लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा होगा तभी तो वो जो जा पाएंगे। इसके अलावा स्किल जो भी है वो भी हाई लेवल की होगी, तभी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा पाती हैं। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ चीजें समझाई, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर से रिलेट किया, रिम्यूनरेशन की बात की, एजुकेशन का भी कुछ एंगल इसमें डिस्कस किया, और सोशल एंगल भी हमने इसमें कुछ डिस्कस किया। अब अगला इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक, इस जो मैंने जो लाइन लिखी है इससे तो आप वाकिफ होंगे, क्वालिटी कब जनरेट होगी। जाहिर सी बात है कि यदि पॉपुलेशन को आप लिटरेट कर देते हैं,
लिटरेट और हेल्थ उसको अच्छी दे देते हैं, तो इसका मतलब क्वालिटी आपने इंप्रूव कर दी, यानी पॉपुलेशन को आपने कैसा बना दिया, क्वालिटेटिव। हेल्थ को कैसे नापा जाता है, एक इंडेक्स होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बोला जाता है इसको। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ जीवन प्रत्याशा दर, मतलब कि किसी पर्टिकुलर देश में कितनी एज तक आकर व्यक्ति डेथ करता है। जैसे किसी कंट्री में जीवन प्रत्याशा होती है 65 का मतलब ये हो गया कि एवरेज देखें तो हमारे देश के जो सिटीजन है वो 65 तक जाते जाते सभी डेथ कर जाते हैं। सभी नहीं, मतलब एवरेज हो सकता है कोई इसमें 90 या 70 भी क्रॉस करता हो और कुछ 50 से पहले, लेकिन एवरेज 65 उसका निकलता है। तो यदि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो इससे इसको नापा जाता है। वहीं यदि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा स्किल्ड है, अच्छी स्किल है, जैसे टेक्नोलॉजी का अच्छा है, कुछ विशेष डिप्लोमा है, कुछ विशेष डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो गया उस पर्टिकुलर कंट्री में लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है। तो लिटरेसी और हेल्थ को नापने के दो तरीके मैंने बताए और क्वालिटी एजुकेशन की मैंने आपको चीजें बताई। मतलब ये हो गया कि इलिटरेट और अनहेल्दी जो पॉपुलेशन है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्या होंगी, लाइबिलिटीज, और यदि उसी पॉपुलेशन को आप लिटरेट और हेल्दी बना दे रहे हो तो वो हो रही है आपके लिए असेट हो जा रही है। चलो अब इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई, एजुकेशन, दो पे फोकस रहा ना, एजुकेशन और हेल्थ। अब इन दोनों डिटरमिनेंट्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे। ये जो डिटरमिनेंट्स है ना, इनमें सबसे पहले हम एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो जग जाहिर चीज है, सबको पता है, इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप में से भी कई लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। देखो, इसको समझने के लिए हमें प्रीवियस जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, दो ए और बी का एग्जाम्पल दिया था, ए और बी का, ये बाद में जॉब भी ले लेता है, कंप्यूटर डिप्लोमा करता है, ये उसी VCS साइकिल में दबकर रह जाता है, बीमार का बीमार रह जाता है, इसको कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं हमने देखा था कि एक किस प्रकार से एजुकेशन का फायदा लेकर किस तरह से आगे बढ़ा था और ये पीछे की पीछे रह गया था। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो एजुकेशन प्रोवाइड्स द सोसाइटी और द पीपल्स और द कंट्री, क्या प्रोवाइड्स करती है, न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यू। न्यू एस्पायरेशन होंगी एंड डेवलप्ड वैल्यू। डेवलप्स वैल्यू, ये इससे कोरिलेट मत करना। मतलब एजुकेशन जो है वो व्यक्तियों को या पीपल्स को एस्पायरेशन, नई एस्पायरेशन को बढ़ावा देती है। वहीं एजुकेशन क्या करती है, डेवलप्स वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज उसमें इनकलकेट करती है। जैसे वैल्यूज आपकी फ्रीडम की वैल्यू, जब एजुकेशन होगा तभी तो लोग अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होंगे। फ्रीडम, इक्वलिटी, ये जो मोरल वैल्यूज हैं ये कब आदमी में आती हैं, जब आदमी एजुकेटेड होता है। इसके अलावा एजुकेशन क्या क्या देती है, एजुकेशन ये सब देने के अलावा न्यू एस्पायरेशन और पर्टिकुलर हमने व्यक्ति की बात की, ग्रोथ जो इनकम होती है, ये ग्रोथ होती है किसकी ग्रोथ, नेशन की या किसी कंट्री की। इसके अलावा नेशनल जो इनकम है उसमें भी ऐड करती है, क्योंकि एजुकेटेड आदमी स्किल्ड होगा तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा और नेशनल इनकम उसकी बढ़ेगी। एजुकेशन अच्छी है तो हेल्थ पे भी अच्छे से फोकस करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी जाती रहेगी, गरीबी भी नहीं रहेगी। तो एजुकेशन कई चीजें हमें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एजुकेशन किसी पर्टिकुलर कंट्री को ग्रोथ देने के अलावा, नेशनल इनकम देने के अलावा क्या करती है, उसको कल्चरली रिच करती है, यानी कल्चर भी डेवलप होता है। कल्चर में जैसे IT सेक्टर में एफिशिएंसी आ जाती है, तो कई तरह के कल्चर इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस जो होती है,
गवर्नेंस गवर्नेंस में भी एफिशिएंसी जनरेट होती है। इसमें भी क्या होती है, ये शायद मैंने गलत लिख दिया, मैं फिर से लिख देता हूं, एफिशिएंसी इसमें आ जाती है। और एजुकेशन से और क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी। क्यों? क्योंकि यदि अच्छी एजुकेशन महिला या फीमेल्स को दी जाएगी तो उनमें वर्क कल्चर के आधार पर या वर्क प्लेस जो होगा वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेंस के जितने ही स्किल्ड होंगी। और जो एक स्टीरियोटाइप है, एक स्टिग्मा अटैच है हमारी सोसाइटी के साथ कि महिलाएं वुमेन्स जो है वो मेंस के कंपेयर में एबिलिटी के मामले में कमजोर होती हैं, तो वो स्टिग्मा एजुकेटेड सोसाइटी से दूर चला जाता है। इसका एग्जांपल सीधे साफ दे सकते हैं, डेवलप्ड जो कंट्री है, डेवलप्ड नेशन जैसे आपकी यूएसए, यूके, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड, यहाँ क्या होता है कि बराबर वेटेज दिया जाता है सोसाइटी में वुमेन और मेंस को। कारण क्या है? एजुकेटेड सोसाइटी है, एजुकेशन है, लोगों में जो पैरोचिकल थॉट है, जो माइंड सेट जो उनका कम होता है कि महिलाएं तो कमजोर होती हैं, वो सब चीजें उनमें मैटर नहीं करता। हमारी जैसी जो ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल जो ग्राउंड है, क्योंकि लोग फुल एजुकेटेड नहीं है, तो ये सब चीजें यहीं अटैच्ड अभी तक रह रही है। फिलहाल अब हम ये अच्छी अच्छी चीजें हमने डिस्कस की, अब हम डिस्कस करते हैं कि एफर्ट्स क्या हैं, क्या क्या इंतमाजात किए क्या बोले जाता है, क्या इसके लिए क्या सवाल, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो स्टेप्स बाय कौन लेगा? गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा इस मामले में काफी अच्छी अच्छी स्टेप्स ली जा रही हैं, जैसे सेटिंग ऑफ स्कूल्स। गवर्नमेंट का क्या प्लान करती है कि जितने भी रिमोट एरिया हैं वहां कम से कम स्कूल्स तो एस्टेब्लिश करो जहां लोगों को या बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। सरकार का इसी क्रम में यदि प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, इसका मतलब था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो एलिमेंट्री या प्राइमरी जो एजुकेशन है वो दी जाए। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन देना, ये कब तक प्राप्त करना था, लक्ष्य क्या लिया गया था इसमें? 2010 तक। चलो, इतनी चीज डिस्कस करने के बाद में और सरकार क्या कर रही है, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उस पर ध्यान दे रही है। वोकेशनल मतलब कि ठीक है भैया, आप एजुकेटेड कर दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं कि बच्चा +2 कर ले रहा है, ग्रेजुएशन कर ले रहा है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि कुछ जब स्कूलिंग पूरी करेगा या अपना एजुकेशन पूरी करेगा तो कुछ ऐसा काम करे कि अपने परिवार का लालन पोषण या कुछ रेवेन्यू या कुछ इनकम जनरेट कर सके। तो इसी कमी को दूर करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उनको पढ़ाई के साथ साथ ही ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो कोई ना कोई काम धंधा या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये शिक्षा कहाँ दी जाती है? वोकेशनल ट्रेनिंग में। वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा ध्यान है। इसके अलावा नॉलेज और स्किल पे विशेष फोकस किया जा रहा है। नॉलेज और स्किल पे फोकस करने के लिए सरकार इसमें एक्सपेंडिचर को ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अभी हमारे जो प्लान होते हैं 12th ईयर प्लान, अभी हमारा कौन सा प्लान चल रहा है? 12th प्लान, 12th 5 ईयर प्लान। क्या हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या था, इंडियन सोसाइटी में, कि शुरू से ही हमने प्लान का रुख अपनाया। उसके लिए प्लान
की एक स्ट्रेटेजी ली गई कि हर 5 साल के लिए एक एजेंडा होगा कि इन 5 सालों में इन इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये शुरू से इंट्रोड्यूस किया गया और अभी तक हमारे यहाँ जो अलग अलग प्लान है उनमें अलग अलग मोटो रहे। तो अभी जो प्लान चल रहा है वो है 12th 5 ईयर प्लान। इसमें फोकस किया गया है कि 3% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाएगा। यानी मानो हमारी जीडीपी 2.7 ट्रिलियन है, इतने पैसों की जीडीपी है। जीडीपी कैसे होती है? जीडीपी मैं आपको बता देता हूं। किसी पर्टिकुलर ईयर में, एक ईयर में, किसी निश्चित एरिया में या किसी निश्चित कंट्री में फाइनल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसी को जीडीपी बोला जाता है। मतलब जो सेक्टर मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसमें अलग अलग लोग किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो सारे मिलकर गुड्स एंड सर्विस पैदा करेंगे। तो इन गुड्स और सर्विस की जो फाइनल वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे, सम अप करेंगे और जो टोटल वैल्यू आएगी वही जीडीपी होती है। तो हमारी जीडीपी लगभग इतनी है 2.7 ट्रिलियन। इसका 3% इसके अनुसार गवर्नमेंट ने एम किया था, गवर्नमेंट का एम था कि 3% ऑफ जीडीपी हम किस पे खर्च करेंगे? एजुकेशन पे। हालांकि ये बोलने की बात है, इतना पैसा खर्च नहीं हो पाता। इतना पैसा खर्च कर दें तो हमारे यहाँ का लेवल जो एजुकेशन का है वो बहुत हाई फाई हो जाए। एजुकेशन के लेवल की बात भी हम करेंगे। एजुकेशन लेवल की बात करने से पहले अब जरा मैं आपको बताता हूँ यूएसए का एग्जांपल। यूएसए में उसकी जीडीपी का 6.2% खर्च किया जाता है। वहीं यूएसए की जो इकोनॉमी का साइज है वो भी बड़ा है। कितना है इकोनॉमी का साइज वहाँ इकोनॉमी का साइज है ऑलमोस्ट 20.47 ट्रिलियन। हमारे यहाँ से लगभग 10 गुना। और देखो कितना ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, तभी तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये इसका कारण हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे यहाँ का पैटर्न क्या है, हमारे यहाँ कितना एजुकेशन का पैटर्न क्या रह गया है। देखो हमारे यहाँ एजुकेशन का यदि आप वो करें तो लास्ट सेंसस के मुताबिक हमारी जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 7.04%। मतलब आउट ऑफ 100 74.0 लोग जो है वो क्या है? पढ़े लिखे हैं। अब इनमें भी देखो क्या डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे है। महिलाओं का और पुरुषों का भी इसमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। हमारे देश के जो मेल हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? 83.14, 83 नहीं 82.14 के लगभग लोग पढ़े लिखे हैं। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल जो है वो महज 65.46। देखा कितना हमारी सोसाइटी में ये चीजें, यानी महिलाएं कहाँ पीछे रह रही हैं। महिलाओं का एजुकेशन लेवल 65.46 और पुरुषों का 82.14। तो ये तो हमने बात किया जेंडर के हिसाब से। रीजन के हिसाब से भी हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं है, अनइक्वलिटी है। कैसे? जहां केरला की लोकेशन आप देखना, केरला की लिटरेसी रेट है 93.91। इसके बाद में यदि आप बात करें लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप है 92 के लगभग। उसके बाद मिजोरम है 92%। तो ये टॉप लीडिंग स्टेट्स हैं जिनकी सबसे अच्छी एजुकेशन लेवल है या एजुकेशन रेट है। वहीं आप बात करें बिहार की, बिहार में महज 63.82% लोग ही पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की आप बात करें 66.95, और आप राजस्थान की बात करें तो ऐसे धीरे धीरे अलग अलग सभी स्टेटों का अलग है। तो ये रीजन के हिसाब से भी डिस्पैरिटी है। तो इसी डिस्पैरिटी को तो काउंटर करना है, इसी के लिए तो सारी चीजें करनी है। इसी के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीम जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसके अलावा एक राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। कब? 2003 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या आया था? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन
देना है। तो ये सरकार के प्रयास हैं, विभिन्न सरकारें प्रयास करती रहती हैं। सर्व शिक्षा अभियान हमने देखा, इसके अलावा और भी एजुकेशन से रिलेटेड जैसे स्कॉलरशिप के प्रोविजंस हो गए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जैसे मिड डे मील हो गया, मिड डे मील का मेन मोटो क्या है कि बच्चों का क्या बढ़ाया जाए, अटेंडेंस का लेवल, अटेंडेंस ज्यादा हो, इसके अलावा न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा हो, इसके अलावा वो ज्यादा लंबे समय तक स्कूल में रुके रहें, एनरोलमेंट ज्यादा हो। इसको हम एनरोलमेंट, अटेंडेंस और न्यूट्रिशन से रिलेट कर सकते हैं। ये सब चीजें इंक्रीज हो। इसके अलावा सरकार क्या करती है कि कई तरह के ब्रिज कोर्स करवाती है। ये ब्रिज कोर्स क्या होते हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, गरीबी के कारण या पारिवारिक या सामाजिक उसके कारण क्या होते हैं, बच्चे लेफ्ट आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये स्कूल ना दोबारा ज्वाइन करें, इसके लिए एक ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। इस ब्रिज कोर्स में ज्यादा ध्यान दिया जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग पे, यानी इनको इस ब्रिज कोर्स में ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो स्कूलिंग पूरा करने के बाद में कोई काम धंधा आसानी से कर सकें, यानी इसमें उनको एक्सपर्टीज हो जाए। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, ताकि ये दोबारा स्कूल ज्वाइन करें। और स्कूल में जो अटेंडेंस आप बोलो या फिर एनरोलमेंट जो लेवल है, एनरोलमेंट का जो लेवल है वो अच्छा खासा बना रहे। तो ये हो गया प्राइमरी या एलिमेंट्री। हायर एजुकेशन के लिए भी तो लोग नहीं, सरकारें बहुत प्रयास करती हैं हायर एजुकेशन के लिए। सरकार ने ये मोटो लिया है, वो लिया है, लक्ष्य लिया है कि 18 से 23 की एज ग्रुप के जो लोग बच्चे हैं उनका हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो। इनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे स्कॉलरशिप का प्रोविजन किया जाता है, और इसके अलावा कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्किल आपको दी जाएंगी। इसके अलावा और भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम उनको चलाई जाती है, ताकि पूरी स्ट्रेटेजी का फायदा इस तरह से मिले, क्योंकि सरकार चाहती है कि सरकार के कोई भी कंट्री की सोसाइटी, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसका ये मोटो होना ही चाहिए। एजुकेशन से होगा क्या कि क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी से क्या होगा, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेंसी जो मैंने बताया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ेगी। तो वेल बीइंग जो है वो इंश्योर हो पाएगा और सोसाइटी का वेलफेयर भी इंश्योर हो पाएगा। तो उसमें हायर एजुकेशन में क्या क्या कर रही है सरकार कि जैसे स्कॉलरशिप का हो गया, इसके अलावा और क्या क्या कर रही है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में जैसे कई बच्चे या कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पारिवारिक या इकोनॉमिक कंडीशन के कारण रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए सरकार ने ऐसे प्रोविजन किए हैं कि ठीक है आप पार्ट टाइम अपना काम भी करें और डिस्टेंस एजुकेशन लेते रहें। डिस्टेंस एजुकेशन के तहत उनको रेगुलर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको सिर्फ एक बार एग्जाम देना जाना पड़ेगा, बाकी वो घर पर अपने बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। तो हमने एजुकेशन का महत्व, एजुकेशन के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रकार के एफर्ट्स और एजुकेशन को बढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं वो सारी चीजें, और बेसिक हमने फोकस रखा इसमें मेन और वुमेन की इक्वलिटी पर। तो ये सब चीजें कब इंश्योर होंगी, जब किसी भी देश के सभी लोग इसमें बराबर पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोगों का जो एक स्टिग्मा है सोसाइटी में बना हुआ है महिलाओं के प्रति उससे दूर जाएंगे, तभी सोसाइटी का वेलफेयर निश्चित हो सकता है। अदरवाइज हम हमारी सोसाइटी को एक डेवलप्ड सोसाइटी नहीं बना सकते। अब हमारा दूसरा एस्पेक्ट इसका बच गया एजुकेशन के बाद में हेल्थ, जिस पर हम फोकस करेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। इतने सब दिए गए कार्य का आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और इससे रिलेटेड यदि कोई क्यूरी और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।